हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांशु श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम आर्टिकल 21 तक देख चुके हैं। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में स्वतंत्रता आपको दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। आगे की बात करें तो आगे क्या है 21 का क। तो देखिए, इसमें हम 21 का क बोले, 21 का कहीं कहीं आपको देखिएगा कि 21 का रोमन में 1 लिखा होगा या फिर 21 का ए लिखा होगा, तो सब ही एक ही होता है। तो यह सिर्फ 21 आर्टिकल के लिए नहीं बता रहा है, मतलब किसी भी आर्टिकल में इस तरह का अगर कोई जोड़ा गया होगा, जैसे 22 के क, 32 के क, इस तरह का अगर कोई जोड़ा गया होगा तो समझ लीजिए कि वह क्या है, संशोधन के द्वारा उसको लाया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि 21 के क में क्या है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार पहले मूल अधिकार नहीं था और अब शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है। शिक्षा इसमें 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है और फ्री हेल्थ 1 से 6 वर्ष के बच्चों को देने का अधिकार है। हम सरकार से 1 से 6 वर्ष के बच्चों को फ्री हेल्थ और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा मूल अधिकार है और कोई भी मूल अधिकार अगर हमको नहीं मिलता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको 21 का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा ए। अब आगे है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखिए, अब आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। मानिए कि कोई आपको ऐसे ही उठा कर ले गया, तो ये मतलब इसका भी कोई सीमा होना चाहिए या नहीं। तो यहीं हमको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, हमको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अब पुलिस आई, आपको इसी तरह उठा कर लेकर चली गई, तो यह गलत है। तो इसके लिए हमारे संविधान में नियम बनाए गए हैं। देखिए क्या है, अगर आपको अपराध करने के बाद अगर आप कोई अपराध कर दिए हैं तो आपको पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। और गिरफ्तारी के पहले भी बहुत कोई अपराध कर लिए जाते हैं, बहुत कोई गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो उस समय भी उसके भी कुछ नियम है, कुछ कानून है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिरफ्तारी के बाद का, तो इसको बोलते हैं दंडात्मक यानी पुनिटिव डिटेंशन। अपराध के बाद का जो कानून है, देखिए इसको समझते हैं। इसके लिए पुलिस को वारंट दिखाना पड़ेगा। आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिखाना होगा। 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। उसके बाद आप वकील रख सकते हैं, या आपका अधिकार है कि आप वकील रख सकते हैं। यह गिरफ्तारी के बाद का। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट ले जाना पड़ेगा। अगर नहीं ले गया तो क्या होगा, इस तरह का जो नियम है वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे या फिर इसके आगे बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर गिरफ्तारी के पहले कैसे आपको गिरफ्तार कोई पुलिस कर सकती है। तो इसको हम बोलते हैं निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अपराध के पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना वारंट के, बिना कोई वारंट के आपको गिरफ्तार कर लेगा। बिना वारंट 3 मंथ गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 मंथ से ज़्यादा भी। अब देखिए इसमें किसको गिरफ्तार किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि चुनाव होने वाला है कहीं, या फिर अगर सरकार को यह पता चल गया कि आप कहीं पे जाके और देश को खंडित करने के बारे में कुछ भाषण देने वाले हैं, तो इससे लोग की मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। तो अगर सरकार को इस बात का पता चल गया तो सरकार आपको बिना किसी वारंट का 3 महीना के लिए गिरफ्तार कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि आपसे हमारे देश को खतरा 3 मंथ से ज़्यादा है तो आपको 3 मंथ से ज़्यादा भी गिरफ्तार कर सकती है। यह कानून 1919 में रॉलेट एक्ट, इसका नाम दिया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था, जो हमारे संविधान में भी है आर्टिकल 22 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल 22 बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर मानिए आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आपके साथ क्या करेगी। तो सबसे पहले अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, एक सेकंड, तो सबसे पहले आपसे पूछताछ करेगी, क्या हुआ, कैसे किया, इस तरह का।
अगर छोटा मैटर होगा तो आपको हिरासत में ले लेगी, कस्टडी में ले लेती है पुलिस अपने कस्टडी में, और आपसे पूछताछ करती है। अगर मैटर सीरियस होगा तो आपको अरेस्ट कर लेगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी, और 24 घंटा के अंदर वह कहाँ ले जाएगी? मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी, मजिस्ट्रेट कहेगा कि हाँ ठीक है, क्या किया है, कैसे इसका। अब जैसे देखिए, मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद वहाँ पे कोर्ट कुछ नहीं, कोर्ट अंधा होता है, कोर्ट वहाँ पे सबूत और गवाह देखता है। तो पुलिस कहती है कि जज साहब, हमको इसका सबूत के लिए और इसके जांच के लिए 15 दिन के लिए हमको इसको दे दीजिए पुलिस रिमांड पर। देखिए, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो उस समय आपको पुलिस नहीं पीट सकती है। ऐसे तो पुलिस बहुत पीटती है किसी को भी गिरफ्तार करती है तो, लेकिन वहाँ पे पुलिस के मारने का हक नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी 24 घंटा के अंदर पुलिस को कहिए कि हमको मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। मजिस्ट्रेट से अगर आप क्षमा मांगिए, कुछ कीजिए, छोटा मैटर है तो। लेकिन अगर बड़ा मैटर है तो पुलिस कहती है कि इसके जांच और सबूत के लिए हमको 15 दिन का समय दीजिए। उस समय पुलिस अपने रिमांड पर लेती है, और पुलिस अपने रिमांड पर लेकर और उस समय बहुत पिटाई करती है पुलिस, और सारे सबूत और जांच आपसे उगलवाती है, जांच करती है और आपसे सबूत पूछेगी। और उस समय पुलिस 15 दिन के लिए बहुत पिटाई करती है उस समय, जिस समय वह पुलिस रिमांड पर लेती है। सब सबूत और जांच को लेकर फिर आपको कोर्ट में लेकर जाती है, और उसके बाद आपको जेल कर दिया जाता है, या जो भी सज़ा होगा। उसके बाद आपको जुडिशियल कस्टडी यानी जेल और जेलर के कस्टडी में आपको रहना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं इतना तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ने हम देखे स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता है। अब आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, आर्टिकल 23 से 24। अब आर्टिकल 23 में क्या है? देखिए, हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ तस्करी नहीं करवा सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं, मतलब बिना पैसे का काम हम नहीं करवा सकते हैं। बंधुआ, मतलब कि हम उसको ज़बरदस्ती काम उससे हम नहीं करवा सकते हैं। बलात्संग, मतलब हम कम पैसा देकर उससे कोई काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद 23 के सेकेंड में जोड़ा गया है कि देखिए, बट लेकिन राष्ट्रहित और आपातकाल के लिए हम करवा सकते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी लगा हो, उस समय देश के पास पैसा नहीं रहता है, उस समय देश का जीडीपी गिर जाता है, तो उस समय सरकार आपको उतना पैसा नहीं दे पाती है, तो इसलिए आपको कम पैसा देकर आपको काम करना पड़ता है। तो वहाँ हमारे राष्ट्रहित का बात रहता है, तो वहाँ पे लोग भी, हमारे जो सेना होते हैं वो भी पीछे नहीं हटते हैं, हमारे देश के जो कर्मचारी होते हैं वो भी पीछे नहीं हटते हैं, और हमारे अर्थव्यवस्था को बचा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में इतना तक आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अब जैसे देखिए, अब बाल नियोजन पर प्रतिबंध कैसे? अब देखिए, बाल नियोजन पर है, जैसे देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध। अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम काम नहीं करवा सकते हैं। अब जैसे देखिए, फैक्ट्री यानी कारखाना में, कालीन उद्योग में, खदान में खतरनाक काम उससे नहीं करवा सकते हैं, विस्फोटक काम। अब जैसे देखिए, जहाँ बम वम बनता है वहाँ पे उस सब कारखाने में हम काम नहीं करवा सकते हैं। शिव काशी एक कारखाना है तमिलनाडु में जिसमें फटाका बनता है, मतलब इस तरह के कारखाने में हम बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं। तो 14 वर्ष के कम आयु के किसी भी बच्चे को हम कारखाना, फैक्ट्री, खदान इस सब में काम नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई करवाता है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तक हम देखें 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम देखते हैं 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। हमारे 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता।
जिसमें आर्टिकल 25 में क्या है, अंतःकरण मतलब मन ही मन में किसी धर्म को हम मान सकते हैं। अब मानिए कि हम हिंदू धर्म का है और हमें मुस्लिम धर्म अच्छा लग रहा है, तो हम मुस्लिम धर्म का उसका नमाज पढ़े, उसको मस्जिद में जाए, इसके लिए हमें किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। अब हम हिंदू हैं और मुस्लिम का झंडा लेकर पूरे गांव में कराएं कि तुम मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम अच्छा है ये है, या फिर हम मुस्लिम हैं तो हम मतलब इस तरह का कोई अगर मतलब हम नहीं कर सकते हैं। मन ही मन हमारा जो संविधान कहता है कि आप मन ही मन किसी भी धर्म को मानिए, आपको किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। धार्मिक कार्य या रीति रिवाज के लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। धार्मिक प्रचार, हाँ अपना प्रचार कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो प्रचार कीजिए, मुस्लिम धर्म के हैं तो आप प्रचार कर सकते हैं, धार्मिक प्रचार कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगर आप सिख हैं तो आप कृपान लेकर जा सकते हैं कहीं भी, यह आपका मौलिक अधिकार है। आप बुर्का पहन सकते हैं, हिजाब जिसको बोलते हैं, मुस्लिम है तो, हिंदू हैं तो आप सिंदूर लगा सकती हैं। तो इस तरह का कोई मनाही नहीं है, कहीं भी जाइए, ये आपका भारत के किसी भी कोना में यह आपका मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आप किसी भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं। स्थापना, आप किसी भी चीज़ का स्थापना कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल का आप उसके लिए संपत्ति रख सकते हैं। वैधानिक खर्च यानी कानूनी तरीक़ा से आप उस पर खर्च भी कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में है कि धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होगा। अगर आप किसी धार्मिक कार्य के लिए अगर आप धन रखते हैं तो वह क्या होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इतना तक आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब जो संस्थान है जो सरकारी खर्च से चल रही है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, तो इस सब में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हाँ, संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई धार्मिक कार्य मतलब जैसे कोई हिंदू है तो अपना कुछ करके आ रहा है, सिंदूर लगाया है, मुस्लिम है बुर्का, मतलब इस तरह का कोई धार्मिक कार्य अगर कर रहा है या भी कोई पूजा कर रहा है तो उसको हम नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए हम मनाही नहीं करेंगे। लेकिन उसमें जो शिक्षक होंगे वह किसी को भी धार्मिक कार्य का शिक्षा नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। देखिए, हमारा संविधान कहता है कि हम अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करेंगे। देखिए एक सेकेंड, यहाँ देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है हमारा। अगला हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। इसमें 29 हम आपको बता रहे हैं, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। देखिए, संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान में वर्जित नहीं है। अब जैसे देखिए, अब जो कोई अल्पसंख्यक है, अब तो कोई अल्पसंख्यक है, अब वह अपनी संस्कृति अपना रहा है, अपनी भाषा बोल रहा है, अपनी लिपि, अपनी धर्म, जाति के आधार पर संस्थान में आप उसको रोक नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इसे सरकार या हमारा मौलिक अधिकार है। चलिए आर्टिकल 30 देखते हैं। आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब मानिए कि कोई एक सिख हो गया, अब सिख है, अब वह क्या किया कि अब उतना अब हिंदू है, जहाँ हिंदू संस्थान चल रही है वहाँ पे वह अकेला चला गया, तो एक तरह का अकवार्ड फील करेगा वह खुद से, या फिर मतलब, तो उसके लिए सरकार ने भी कहा कि हाँ, अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, वह अपनी एक संस्थान खोल ले। अब तो उस तरह की संस्थान जैसे, और सरकार उन्हें क्या धन उपलब्ध कराएगी उसके लिए। जैसे मदरसा, और मदरसा खोल जाता है, वहाँ सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ सिर्फ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं संस्कृत की पढ़ाई, मतलब इस तरह का संस्थान खोला जा सकता है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि संपत्ति का अधिकार हमारे आर्टिकल से मौलिक अधिकार से खत्म कर दिया गया। तो देखिए,
आर्टिकल 19 के एफ यानी 19 के 6 में खरीदने, हम किसी भी संपत्ति को खरीदने और संरक्षित रखने का हमारा अधिकार दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार में दिया गया है कि हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं और उसको संरक्षित भी रख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 31 में क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया और इसको संपत्ति से वंचित यानी डिसमिस कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। और 44वां संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार इसको से आप रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन यह आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा। और इसके कहाँ भेज दिया गया, मोरारजी देसाई ने इसको 300 के क में भेज दिया एक का बाद, संपत्ति का अधिकार को। 44वां संशोधन 1978, इसको याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार हमारा खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे आगे का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद, थैंक यू।